नमस्कार। जब से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है, तब से कई कर्मचारी एक बार फिर से खुश हैं कि उनकी तनख्वाह आखिरकार बढ़ने वाली है। कितनी बढ़ेगी, इस बात को लेकर वो अंदाजा लगा रहे हैं। कुछ कहते हैं कि डबल होने वाली है, कुछ कहते हैं कि ट्रिपल होगी और कुछ मानते हैं कि शायद ना के बराबर हो। आखिर इस असमंजस को समझते हैं और जानते हैं कि होगा क्या। जो ये 8वां वेतन आयोग बना है, इस आयोग के अध्यक्ष होंगे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ये वही हैं जिनको 2020 में परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और फिर 2022 में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। फरवरी 2025 में उन्हें गुजरात यूसीसी पैनल का भी प्रमुख नियुक्त किया गया था और अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष उनको बनाया गया है। खैर, अब यह आयोग अगले 18 महीने में अपनी सिफारिशें केंद्र को देगा। ये जो पूरी कसरत हो रही है यह होगी 18 महीने की। उसमें आयोग सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही ढूंढेगा कि कितने गुना तनख्वाह बढ़ानी है। तो ये फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, इस आयोग के हिसाब से बड़ा सवाल यही है। जैसे पिछली बारी 2.57 गुना बढ़ाया गया था, फिटमेंट फैक्टर था 2.57 और उसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा या नया वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो कर्मचारियों को खुश होने की जरूरत है या नहीं, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्योंकि फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि 2.86 हो, जबकि रिपोर्ट्स में 1.8 से 2.47 के बीच का अनुमान लगाया जा रहा है। एम्बिट कैपिटल एक एजेंसी है, इसका अनुमान है कि 1.83 से 2.4 होगा। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि 1.8 होगा और एनडीटीवी और जागरण का अनुसार 2.46 तक हो सकता है। यह अनुमान ये अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे हैं, बल्कि देश की फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से यह फिटमेंट फैक्टर तय होता है। इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले इस बात पर चर्चा करना जरूरी है कि सरकार ने आयोग तो बना दिया, लेकिन आयोग के हाथ पांव बांध दिए। सरकार ने कहा है कि सिफारिशें लागू करते समय सबसे पहले देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति और सरकारी खजाने का जो स्थिति है उसका विश्लेषण किया जाए और राजकोषीय घाटे, फिस्कल डिसिप्लिन का ध्यान रखा जाए। यह पहला बिंदु है। इस बिंदु ने आयोग को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि देश का राजकोषीय घाटा है 5.1%, यानी कि जितनी कमाई है उससे 5% ज्यादा, जबकि टारगेट था 4% का। कुछ समय पहले भारत में G20 सम्मेलन हुआ। हर जगह जिसका जबरदस्त प्रचार हुआ कि देखो जी, मोदी जी ने G20 सम्मेलन करवा दिया है भारत में, इनके जैसा कोई नेता नहीं है। उस वक्त भारत ने कहा था कि हम तो 2025-26 तक 4% तक राजकोषीय घाटा ला जाएंगे। ये वादा किया था, लेकिन अभी भी 5.1% राजकोषीय घाटा चल रहा है। ऐसी हालत में कैसे कर्मचारियों का वेतन बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है? अगर बढ़ा दिया तो फिर यह राजकोषीय घाटा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और दुनिया में भारत को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF भी तो देखता है कि देश का फिस्कल डेफिसिट कितना है। अगर यह घाटा बढ़ा तो वो तो कहेगा कि इस देश का फाइनेंशियल डिसिप्लिन खराब है। IMF कहता है कि 3% से ज्यादा न रखें, लेकिन यहां तो भारत का घाटा 5.1% ऑलरेडी है और यही वजह है कि FRBM यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 लागू है। यानी कि सरकार अपनी मर्जी से जो भी चाहे कुछ कर नहीं सकती, चाहकर भी अंधाधुंध पैसा दे नहीं सकती, उधार ले नहीं सकती, वगैरह वगैरह। एक और समस्या, अगर ये फिजिकल डेफिसिट ज्यादा हो गया तो इंटरनेशनल रेटिंग खराब हो जाएगी। क्रेडिट रेटिंग जैसे एजेंसियां हैं, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, वर्ल्ड बैंक, IMF और भी न जाने कौन कौन सी एजेंसियां हैं, जिन्होंने अगर रेटिंग कमजोर की तो दुनिया भर में देश को न तो ठीक से कर्ज मिलेगा और न ही सहायता मिलेगी। जैसे बैंक किसी व्यक्ति को अगर लोन देने से पहले उसका सिविल स्कोर देखता है, वैसे ही दुनिया किसी देश को पैसा देने से पहले उसकी क्रेडिट रेटिंग देखती है। अगर ये खराब हुआ तो विदेशी निवेशक भाग जाते हैं। वैसे शेयर मार्केट में FIS तो काफी समय से भाग ही रहे हैं और शेयर मार्केट खराब रेटिंग से गिर भी सकता है, रुपया कमजोर होता है, सरकार के लिए कर्ज महंगा हो जाता है और नतीजा महंगाई और आम जनता पर सीधा असर पड़ता है। तो जो पहला निर्देश सरकार ने आयोग को दिया है उसके आधार पर इतना तो तय है कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बढ़ सकता नहीं है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो सरकार ने आयोग को कहा है कि डेवलपमेंट और वेलफेयर खर्च के लिए
पर्याप्त रिसोर्स रखें। ऐसा ना हो कि आपने तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी लेकिन विकास के काम ठप पड़ जाए, सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए फिर पैसा उधार मांगना पड़े। तो यहां पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। सरकार ने यह भी कहा है कि नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स, इन पर असर पड़ना नहीं चाहिए। यानी कि जो गरीबों के लिए पेंशन हैं, विकलांग पेंशन हो गई, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कई जगह जो रोजगार के भत्ते हैं, कई और योजनाएं हैं और पोषण की योजनाएं हैं जिनमें लगातार पैसा जाता है, कहीं से लिया नहीं जाता। इन योजनाओं पर कोई असर पड़ना नहीं चाहिए, सरकार ने साफ साफ कहा। लाड़की बहन योजना है, कई मुफ्त की रेवड़ियां हैं, फ्री बीज वाली योजना है, अब इनको भी बंद नहीं करना है, जबकि ये लगातार बढ़ाई जा रही है। चुनाव आते हैं तो और ज्यादा बढ़ा दी जाती है। अब ये बताइए कि फिर ऐसे में कैसे बढ़ेगी आम आदमी की, जो कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह। यहां तो यह हाल है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि राज्यों की फाइनेंशियल हेल्थ को भी देखें, क्योंकि जो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी अगर बढ़ाई गई तो राज्यों को भी तकरीबन उतनी तो बढ़ानी ही पड़ेगी, और ऐसा नहीं किया तो कोई गरीब राज्य अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा ही नहीं सकेगा और फिर विवाद के हालात पैदा होंगे, राज्य में आक्रोश होगा, धरने प्रदर्शन। ये पिछली बार भी हुआ था 2007 के आसपास। तो कहने का मतलब यह है कि आयोग को कमजोर आर्थिकी वाले राज्यों की वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा कि राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने में सक्षम है कि नहीं, ताकि पूरे देश में एक समान नीति लागू करने में मदद मिल सके, कोई दिक्कत ना है। अब आते हैं पांचवें और आखिरी निर्देश पर। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि देश में सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी की भी तुलना की जाए। ऐसा ना हो कि फिटमेंट फैक्टर इनके बीच में गैप बढ़ा दे। लेकिन ये बड़ी चुनौती है, वो ये इकोनॉमिक्स टाइम्स एनालिसिस ऑन वेज बिल्स गैप की रिपोर्ट आई है, जिसमें शुरुआती स्तर पर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी प्राइवेट कर्मचारियों की तुलना में 20 से 50% ज़्यादा है। मोटा मोटा कहें तो 30,000 से ज़्यादा उनकी तनख्वाह है, और जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह 10,000 से 25,000 के बीच में है, शुरुआती स्तर वालों को। अब इस अंतर को भी कम करना है। अगर इस अंतर को कम करेंगे तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी तो बढ़नी ही नहीं चाहिए। लेकिन बड़े पदों पर उल्टा है। प्राइवेट में जो बड़े पदों पर जो कर्मचारी हैं उनको मिलता है 30 से 100% तक ज्यादा तनख्वाह सरकारी कर्मचारी के जो बड़े पदों पर उनकी तुलना में। जैसे खासकर आईटी और फाइनेंस जो कंपनियां हैं, उनके जो बड़े पदों पर जो कर्मचारी होती हैं उनको बहुत तनख्वाह मिलती है। क्लास 1 ऑफिसर, उनकी सैलरी बढ़ेगी ही। तो अब ऐसे में सवाल है कि फिर आयोग करेगा क्या? क्या फिर सरकारी कर्मचारी जो बड़े पदों पर हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, उनकी सैलरी बढ़ाएगा? अगर वो उनकी सैलरी बढ़ाता है तो फिर जो जूनियर कर्मचारी हैं सरकारी पदों में, कितना बड़ा गैप आ जाएगा। ये असमानता लगातार बढ़ती रही है। प्राइवेट में परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रोथ होती है और सरकारी में फिक्स इंक्रीमेंट और लाभ है। तो यहां पर एक चुनौती ये रहेगी कि सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच जो असमानता है सैलरी को लेकर, वो देश में स्थिति और खराब न कर दे। चलिए, यहां तक तो था कि कैसे सरकार ने आयोग के हाथ बांध दिए, जिससे यह लगता है कि फिटमेंट फैक्टर बहुत ज्यादा लागू होने से रहा। और अगर कर भी दिया, माना 2.5 कर दिया, तो यहां पर भी एक पेंच है। वो ये कि फिटमेंट फैक्टर लागू होते ही महंगाई भत्ता सबका सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो नए सिरे से दिया जाता है, जो कि फिलहाल 57% है महंगाई भत्ता। साफ साफ कहें तो अगर आयोग 1.57 का फिटमेंट फैक्टर अभी लागू करता है, 1.57 का, तो जो आपकी सैलरी है वो सेम ही रहेगी। जैसे 2016 में सरकार ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी, यानी कि 2.5 गुना सैलरी लोगों की बढ़ाई थी। लेकिन वास्तविकता में जब डीए जीरो हो गया तो सैलरी घूम फिर के वही 30-40% बढ़ोतरी पर आ गई। अब जो महंगाई भत्ता है वो सरकार देती है सीपीआई के हिसाब से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि रोजमर्रा की चीजें जो खाने, कपड़े, किराया, पेट्रोल, दवा आदि की कीमतों के बदलाव के हिसाब से। लेकिन यहां पर सवाल यह है, इस इंडेक्स पर भी सवाल है, क्योंकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि खासकर सरकार सीपीआई को कम रखती है ताकि ये डीए कम देना पड़े, और हकीकत कुछ अलग है। जैसे पार्ले जी का बिस्किट है जो 2005 में 4 रुपए का होता था, लेकिन वजन उसका 100 ग्राम था। अब वो हो गया है 5 रुपए का और वजन उसका है 55 ग्राम।
लेकिन सीपीआई में तो बिस्कुट का पैकेट गिना जाएगा, इसकी पैकेटों की संख्या होती है, वजन तो आता नहीं है। तो तमाम सामान का यही हाल है, दाम वही मगर सामान का साइज कम कर दिया गया है, जिसके चलते जो सीपीआई है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका आंकड़ा भी ठीक नहीं है। इसके अलावा इन सामानों की सिर्फ एमआरपी पर ही ध्यान दिया जाता है, लेकिन लॉजिस्टिक का खर्च देखा नहीं जाता। और हमारा देश शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक का खर्च है, करीब 15%, और ये सीपीआई में आता भी नहीं है। यानी कि महंगाई भत्ता बहुत कम बढ़ा है अभी तक, सिर्फ 57%, और इस हिसाब से सीपीआई 2021 में 5.5% था, 2022 में 6.7% था, 2023 में 5.7% था, 2024 में 4.8% था, और 2025 में जो अभी तक मोटा मोटा अनुमान है 3.8%। यानी कि कुल मिलाकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि मोटा मोटा 5% सीपीआई सालाना बढ़ता है, YoY। तो असली खर्चा, घरेलू खर्चा कितना बढ़ा, वो असली आंकड़ा होता है जिस पर महंगाई भत्ता नहीं बढ़ता। ये होता है NSSO का, जो कि 9% है। तो आप समझ सकते हैं कि कर्मचारी को डीए ठीक से मिलता नहीं। अगर मिलता तो ये 58 नहीं 100% से ज़्यादा का होता। यानी कि उसकी जिसकी तनख्वाह अभी 1 लाख है, उसकी अभी 2 लाख होती। चलिए अब एक और फैक्ट आपको बताते हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कितना भी फिटमेंट फैक्टर लागू कर दिया जाए, लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, घूम फिर को वहीं पर आ जाएगी। वो है अलग अलग भत्ते। जैसे 7वें वेतन आयोग के समय सरकारी कर्मचारियों को 196 तरह के अलग अलग भत्ते मिलते थे, जिसमें आयोग ने 52 भत्ते खत्म कर दिए और 36 भत्तों को मर्ज करने की सिफारिश भी की थी। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। और मिंट की रिपोर्ट के अनुसार इस बार भी कुछ भत्ते खत्म हो सकते हैं, जैसे ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और रीजनल भत्ते हटाए या बदले जा सकते हैं। तो एक हाथ दे दूसरे हाथ से ले। तो ये एक मोटा मोटा अनुमान था जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार भले ही कर्मचारी कितना भी खुश हो जाए, सरकार कितनी भी अखबारों में खबरें छपा दे कि हमने ये लागू कर दिया है और बहुत ज़्यादा तनख्वाह बढ़ने वाली, ऐसा होने वाला नहीं। क्योंकि जो ये फैक्टर है जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि इस बार का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कमज़ोर होने वाला है। अब आखिरी पॉइंट पर आते हैं। ये आयोग 10 महीने पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन काफ़ी लेट आया। इससे होगा क्या? आपका जो पैसा है वो सरकार के पास तो है ही, जो बढ़ा हुआ रहेगा 2 साल का एरियर, और इस एरियर पर भी सवाल है क्योंकि पिछली बार ये एरियर दिया ही नहीं गया था। वैसे सरकार ने इस बार साफ किया है कि 1 जनवरी 2026 से सिफारिशें लागू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा पिछली बार भी किया था। 2016 के वेतन आयोग को लागू करते समय जब सरकार ने साफ साफ कहा था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होंगी, लेकिन कर्मचारियों को बकाया एरियर की रकम नहीं दी जाएगी, और 6 महीने का एरियर एक तरह से उनका मार लिया था। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार HRA पर भी कैंची चलने वाली है। अब कैसे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच एक सुखद पहलू ये भी है कि 2029 में आम चुनाव होंगे, और ऐसे में सरकार 1 करोड़ कर्मचारियों को नाराज तो नहीं करेगी, कुछ ना कुछ तो उनको तोहफा देगी ही, या उनको कुछ इस तरह के भ्रम में फंसाएगी कि वो खुश हो जाएंगे कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो कुल मिलाकर जो हमारी समझ में आता है वो ये है कि सरकार ने आयोग के हाथ पांव बांधकर ऐसा कर दिया कि आयोग सिफारिश देगा कि 1.8 से 1.9% का जो फिटमेंट फैक्टर है वो लागू कर दिया है, वो लागू होना चाहिए, और सरकार इससे एक कदम आगे बढ़ जाएगी, बोलेगी कि हमने 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर दिया है, यानी कि आयोग की सिफारिशों से भी ज़्यादा। फिर अपनी पीठ थपथपाएगी कि हमने आयोग से भी ज़्यादा दे दिया है, कितना ध्यान हमने कर्मचारियों का रखा है। खैर, आखिरकार 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल गया है, जो अप्रैल 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा, और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 2028 तक का समय लग सकता है।